हाय एवरीवन, आज की पाइथन ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर्स के बारे में। तो टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर्स दो पाइथन या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि मैं पहले से कहता आया हूँ, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इन दो टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलेंगे VS कोड पे और जानेंगे इन दोनों के बारे में। तो मैं VS कोड खोल चुका हूँ और जल्दी से एक नया फाइल बना लेते हैं। आज से मैं फाइल्स को टॉपिक वाइज नाम देकर ही रखूंगा। तो जैसे मैं लिख लेता हूँ टाइप कास्टिंग एंड ऑपरेटर्स डॉट पाई। तो पहले हम लोग टाइप कास्टिंग के बारे में जानेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो टाइप कास्टिंग भी उसी से रिलेटेड है। टाइप कास्टिंग का मतलब है किसी भी एक वैल्यू को जो किसी और डेटा टाइप में स्टोर्ड है उसे किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, मतलब उसके डेटा टाइप को चेंज करना। ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा दो तरीकों से होता है। टाइप कास्टिंग दो टाइप्स के होते हैं। पहला है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, मैं यहां पर लिख लेता हूं। और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है वो टाइप कास्टिंग जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद ही कर देता है, वो हमें करने की जरूरत नहीं होती। उसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि एक लोअर ऑर्डर का डेटा टाइप एक हायर ऑर्डर के डेटा टाइप पे कन्वर्ट हो रहा होता है जब भी उस पर कोई ऑपरेशन हो। जैसे कि अगर हम इंटीजर या फिर इंटीजर और फ्लोट का अगर हम एडिशन करवाएं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे आएगा, क्योंकि इंटीजर एक लोअर रैंक का डेटा टाइप है और जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो एक हायर ऑर्डर डेटा टाइप है। उसी तरह से हम लोग दूसरे नंबर पर चल के देख लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में। अभी ये डेफिनेशंस है, हम इन दोनों के यूसेज और एग्जांपल के बारे में भी देखेंगे। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के ठीक अपोजिट, जब यूजर खुद से टाइप कास्ट कर रहा होता है, जब यूजर खुद से कंप्यूटर को बोल रहा होता है कि ये जो इंटीजर है इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो इस टाइप की टाइप कास्टिंग को एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। ये हो कैसे रहा होता है, ये हम लोग किसके मदद से करते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, तो ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। हम लोग एक वेरिएबल रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के एग्जाम्पल को देख लेंगे। जैसे a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू कुछ हम एक डेसिमल रख लेते हैं, जैसे 67.67 कुछ भी ऐसा। तो आप देख सकते हैं जो b में वैल्यू स्टोर्ड है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और a में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एक इंटीजर है। तो जब मैं इन दोनों का सम कराता हूं, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। मैं जल्दी से बड़ा कर लेता हूं। हाँ, वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं, अब आपको ठीक से दिखेगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है वो 77.67657, जो कि एक डेसिमल या फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया है जो 10 है वो एक इंटीजर है, वो एक लोअर ऑर्डर डेटा टाइप है, और 67 पॉइंट ये जो डेसिमल नंबर है ये एक हायर ऑर्डर डेटा टाइप है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो जब भी हम एक लोअर ऑर्डर डेटा टाइप और एक हायर ऑर्डर डेटा टाइप के बीच में ऑपरेशन करते हैं, तो जो हायर ऑर्डर डेटा टाइप है, जो रिजल्ट आएगा वो उसके रिलेवेंट आएगा, जैसा कि यहां पर आया भी है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो क्या अगर हम इंटीजर और फ्लोट को जोड़ सकते हैं, जो कि दो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, क्या हम स्ट्रिंग और इंटीजर या स्ट्रिंग और फ्लोट को जोड़ सकते हैं? हम अभी देखते हैं। और असल में ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखिए ये एरर थ्रो करेगा, ये देखिए ये टाइप एरर इसने थ्रो किया है, और जिसमें लिखा हुआ है एरर के डेफिनेशन में कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है? तो जब यहां पर प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, जब यहां पर प्रिंट वाला कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें a प्लस बी हो रहा है, तो एक्चुअली प्लस एक एडिशन या अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये हम अभी जस्ट पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो जब प्लस दो इंटीजर्स, दो फ्लोट्स या इंटीजर और फ्लोट के बीच में काम करता है, तो वो नॉर्मली दोनों ऑपरेंड्स को, जो भी दोनों वैल्यूज से मिल रहे हैं, वो उसे प्लस कर देता है। बट स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता। जब एक स्ट्रिंग और एक दूसरे स्ट्रिंग के बीच में हम लोग एक प्लस का ऑपरेशन करते हैं, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स जुड़ते हैं, कंकैटिनेट हो जाते हैं। कंकैटिनेशन टर्म हमने क्लास 9th में कार्बन के चैप्टर में पढ़ा भी है। हम लोग यहाँ पर उससे थोड़ी आसानी से समझ लेते हैं। सीधे सा मतलब यही है कि अगर हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं, जैसे मैं a में, या इन दोनों वेरिएबल्स को मैं रहने देता हूं, जैसे मैं नेम 1 में सेव कर लेता हूं अमृत,
और मैं नेम 2 में सेव कर देता हूं उत्सव। तो ये दो स्ट्रिंग्स है, आप देख सकते हैं। अगर मैं name1 प्लस name2 करूं तो क्या आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा, आई जस्ट क्लियर इट, वेट, हाँ मैं फिर से रन कर लेता हूं। तो जो रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं ये जो दो स्ट्रिंग्स है ना, ये दोनों पास में आकर बस जुड़ गए। यहां पर कोई एडिशन नहीं हो रहा, यहां पर कंकैटिनेशन हो रहा है। तो बस यही मतलब है कंकैटिनेशन का। तो कंकैटिनेशन का एक रूल है कि उसके लिए जो दोनों ऑपरेंड्स है ना, वो दोनों ऑपरेंड्स मैं कह सकता हूं कि दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेंड्स के बीच में ही कंकैटिनेशन हो सकता है। हम स्ट्रिंग के साथ फिर किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम लोग चलते हैं इम्प्लिसिट टाइप का। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग तो हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की तरफ। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10 और मैं इस बार b में लिख लेता हूँ 20 पॉइंट, ये भी इंटीजर और एक फ्लोट का एडिंग होगा। तो अभी तक अगर मैं ऐसे ऐड कराऊं ना, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है और जो रिजल्ट आता है वो फ्लोट में आता है। बट अगर मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए मुझे इंटीजर में, मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट आए वो इंटीजर आए, वो फ्लोट ना आए। मुझे ये 0.4 नहीं चाहिए, मुझे ये 30 चाहिए सिर्फ। तो मैं क्या करूंगा, तो ये जो a प्लस बी है ना, मैं इसे एक मेथड से घेर दूंगा जिसका नाम है int, और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। ये देखिए, अब मेरे पास जो रिजल्ट आया ना वो 30 आया है, ये 0.4 चला गया। और अगर मैं इसे 0.9 रख दूं तो भी ये 30 ही आएगा, ये 31 नहीं होगा। देखिए, क्योंकि ये अनलाइक मैथ्स जहां पर हम लोग एक पास वाले इंटीजर के पास ले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये बस पॉइंट और उसके बाद वाले नंबर्स को हटा देता है। तो ये क्या है, ये इंट क्या है एक्चुअली, ये एक मेथड है। ये मेथड है टाइप कास्टिंग के लिए। टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। हमें जिस डेटा टाइप में चेंज करना है, हम उसके नाम के मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे हमें अगर स्ट्रिंग में चेंज करना है ना, तो हम लोग 20.9 को प्लस करके उसे str से घेर सकते हैं। मैं आपको कुछ यहां पर मेथड्स लिख के दे देता हूं। पहला मेथड है इंट, फिर है str स्ट्रिंग बनाने के लिए, फ्लोट है फ्लोट बनाने के लिए, ऐसे ही हमारे पास डिक्ट भी है डिक्ट बनाने के लिए, और हमारे पास लिस्ट है। तो ऐसे अलग अलग डेटा टाइप के लिए चेंज करने के लिए टाइप कास्टिंग मेथड्स हैं। टाइप कास्टिंग मेथड्स को याद रखना बहुत ही आसान है। जो भी हमारे पास डेटा टाइप्स है ना, उनके शॉर्ट फॉर्म के नाम से ही यहां पर हमारे पास मेथड्स भी हैं। तो जैसे अगर मुझे दो इंटीजर्स को जोड़ना है और फिर मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो फ्लोट में चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जो रिजल्ट आएगा उसके आगे बस 0.00 ऐसा कुछ जुड़ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। a प्लस बी, a प्लस बी आप देख सकते हैं, a और b दोनों ही इंटीजर्स है, और जब हम इसे प्लस करेंगे ना, जब हम इसे ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 30.0। ये देखिए, जो रिजल्ट आया है वो है 30.0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्लोट मेथड यूज कर रहे हैं। जो भी नंबर मिल रहा है इसे, वो उसे चेंज कर दे रहा है किसमें? एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। तो क्या ऐसा एक्सप्लिसिटली कर सकते हैं हम लोग कि किसी स्ट्रिंग को किसी फ्लोट या इंटीजर में चेंज कर सके? क्या ऐसा हो सकता है? लेट अस सी। नेम इज इक्वल टू अमृत, और हम लोग इसे प्रिंट करते हैं इंट ए, क्या इंट नेम। क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स सी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लिख रहा है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। ऐसा क्यों लिख रहा है ये? क्योंकि आप देखिए, जो डेटा स्टोर्ड है ना, जो वैल्यू स्टोर्ड है नेम के अंदर, वो है अमृत। क्या अमृत एक इंटीजर है? क्या अगर हम इसमें से डबल कोट्स हटा दे तो क्या ये एक इंटीजर बन जाएगा? क्योंकि ये मेथड तो यही कर रहा है ना, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करने का काम कर रहा है, किसी भी और डेटा टाइप को इंटीजर में चेंज करने का काम कर रहा है। तो क्या ये एक इंटीजर बन जाएगा? क्या एक वैलिड इंटीजर है? क्या अमृत एक वैलिड इंटीजर है? तो आंसर होगा नहीं। और अगर ये वैलिड इंटीजर है ही नहीं, तो कंप्यूटर कोई जादू तो कर नहीं सकता। तो वो एक एरर थ्रो कर देगा कि भाई आप मुझे जो वैल्यू दे रहे हो ना इंटीजर में चेंज करने के लिए, वो एक वैलिड इंटीजर बन ही नहीं सकता। वो एक वैलिड इंटीजर बन ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इस अमृत को चेंज कर दूं 30 से, तो क्या अब ये वैलिड इंटीजर बन सकता है? क्या मैं अगर डबल कोट्स अब हटा दूं तो क्या ये वैलिड इंटीजर होगा? हाँ। तो अगर ये स्ट्रिंग के अंदर हुआ ना, तो ये इसे इंटीजर में चेंज कर देगा और वो नया वैल्यू 30 प्रिंट करेगा। देखिए 30 और 30 जो प्रिंट हुआ है वो एक इंटीजर प्रिंट हुआ है। मैं ऐसे दिखा भी सकता हूं कैसे। जैसे अगर मैं नेम को ना सीधे टाइप से घेर दूं तो ये मुझे अभी स्ट्रिंग देगा।
क्लास स्ट्रिंग, मतलब इसका कहने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्ट्रिंग है। मैंने बताया था जो भी डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है। तो ये बता रहा है जो आपने वैल्यू स्टोर किया है ना वो एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर मैं इस नेम को इंट में चेंज करके फिर अगर टाइप देखूं तो क्या अब मेरे पास स्ट्रिंग आएगा? नहीं, अब मेरे पास ये बोल रहा है कि अब जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है प्रिंट करने के लिए वो एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है वो एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो ये हुआ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इसी तरह से काम करता है। आप अलग अलग मेथड्स यूज करके आप नंबर्स को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को नंबर्स में, फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में, ऐसे करके आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे जाके देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने देखा है मैथ्स में अगर हम लोग पढ़ते थे तो वहां पर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, प्लस माइनस। तो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ऑपरेटर्स जो है ना वो एक टाइप के सिंबल्स होते हैं। उस सिंबल को यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बता सकते हैं कि जो भी इसके पास ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स मतलब वो वेरिएबल्स या नंबर्स या वैल्यूज जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन होने वाला है, उन ऑपरेंड्स में कुछ ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेटर ही बताता है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने अभी तक लिखा भी है प्रिंट a प्लस बी, आई विल जस्ट गिव अ वैल्यू टू दिस, a इज इक्वल टू 10 या b इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं ना और ये प्रिंट a प्लस बी का क्या मतलब है? ये जो प्लस ऑपरेटर है ना ये बता रहा है कि इसके आसपास जो ऑपरेंड्स है a और b, इन दोनों को जोड़ना है, जैसे कि हम लोग मैथ्स में करते भी हैं। इट्स दैट इजी। और देखिए ये रिजल्ट मिल जाता है, ये ऑपरेटर के कारण ही हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो ऑपरेटर्स बहुत टाइप के होते हैं। मेनली हम लोग आज ऐसे तो 6 ऑपरेटर्स होते हैं, बट आज हम लोग 2 ऑपरेटर्स देखेंगे जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं। क्योंकि हर ऑपरेटर को अगर मैं एक साथ पढ़ा दूं तो आपको उनकी यूसेज मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। यूसेज धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं अलग अलग ऑपरेटर्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग 2 बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं ऐसे जल्दी से लिख लेता हूं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टेरिस्क का यूज करते हैं, डिवाइड के लिए स्लैश का यूज करते हैं। अगर मुझे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे 2 पे पावर 3, 10 पे पावर 20, तो इसके लिए हम लोग डबल एस्टेरिस्क का यूज करते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक और है, वो है मॉडुलस। मॉडुलस हमें रिमाइंडर निकाल कर देता है। तो हम लोग देखते हैं अब इन सब के यूसेज को। जैसे मैं अगर कुछ नंबर्स ले लेता हूं, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 2। अब हम लोग करते हैं प्रिंट। मैं यहां पर लिख लेता हूं a प्लस b। यहां पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो मैं लिख लेता हूं एडिशन। हम लोग इसे अब हम लोग इसे प्रिंट कराएंगे। तो एडिशन होकर 10 प्लस 2 आया 12। अब हम लोग जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन, और हम लोग लिखेंगे प्रिंट a माइनस b। a माइनस b से रिजल्ट आया है 8। मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ ठीक है 8। और इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। क्या हम मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिंट a इंटू बी। 10 इंटू 2 क्या आना चाहिए? 20। वो हमें ये रिजल्ट देगा, 12, 8, 20। प्रिंट a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, और हमारे पास रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स हैं। फिर अब हम चलते हैं डिवीजन पे। डिवीजन, हाँ, और मैं अगर डिवाइड करूं a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए जो रिजल्ट आया है वो आया है 5.0। डिवीजन बाय डिफॉल्ट हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही देता है, क्योंकि डिवीजन में ऐसा हो भी सकता है कि जो रिजल्ट आए वो फ्लोटिंग पॉइंट आए। ठीक है। जैसे अगर मैं 10 को 11 में चेंज कर दूं ना, तो मेरे पास आएगा क्या? 5.5। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी होती है हमेशा डिवीजन में कि जो रिजल्ट आए वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है। अगेन अगर हमें इसे इंटीजर में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसे इंट का यूज करके इंटीजर बना सकते हैं, इंट मेथड का यूज करके। आई विल शो यू।
हाँ, तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है एक इंटीजर। सी, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सपोनेंशियल पे। तो हम लोग करेंगे प्रिंट, सॉरी मैंने इसे कमेंट कर दिया, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अब हम लोग इसे लिखेंगे प्रिंट ए, और उस पर मुझे पावर बी चाहिए। इसका मतलब ए जो 10 है उस पर पावर 2। क्या ये सेम रिजल्ट थ्रो करेगा? ये देखिए, सॉरी ये 11 पे पावर 2 दे रहा है, मैंने वैल्यू चेंज कर दिया था, नॉट 10, ये 11 पे पावर 2 दे रहा है। मैं इसे वापस 10 कर देता हूं। हाँ, तो अब देखिए मुझे 100 दे रहा है। 100 देने का मतलब है कि वैल्यू जो है वो 10 पे पावर 2 की तरह एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। और अब हम चलते हैं, देखते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए मॉडुलस को। ठीक है, तो अब हम लोग प्रिंट करते हैं अगर ए मॉडुलस बी, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? मेरे पास रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि जब हम 10 से 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या मेरे पास कोई रिमाइंडर बचेगा? नहीं, मेरे पास रिमाइंडर आएगा 0। अगर हम 11 से 2 को डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए? बचना चाहिए 1, और देखिए यहाँ पर रिमाइंडर मेरे पास 1 आ गया है। अब हम लोग देखेंगे फ्लोर डिवीजन। यार फ्लोर डिवीजन क्या है? मैं यहाँ पर फ्लोर डिवीजन लिख लेता हूँ। तो फ्लोर डिवीजन क्या है ना यार, कि देखो अभी तक हम लोग कर रहे थे कि जब हम लोग डिवीजन कर रहे थे ना, तो जो रिजल्ट आ रहा था हमारे पास वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहा था। जैसे मैं अगर 10 डिवाइडेड बाई 2 भी करूं तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास, एक मिनट, हाँ आप देख सकते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना वो आ रहा है 5.0, जबकि मुझे चाहिए था सिर्फ इंटीजर में। तो जब मुझे रिजल्ट सिर्फ इंटीजर में चाहिए और मुझे टाइप कास्टिंग ना करना हो ना, तो हम लोग फ्लोर डिवीजन का यूज कर सकते हैं। फ्लोर डिवीजन का यूज कैसे करते हैं? तो हमें बस लिखना है प्रिंट ए और डबल स्लैश। जहां हम लोग एक स्लैश यूज कर रहे थे नॉर्मल डिवीजन के लिए, अब हम लोग डबल स्लैश यूज करेंगे फ्लोर डिवीजन के लिए। फ्लोर डिवीजन से क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो ऑलरेडी हमारे पास टाइप कास्टिंग करके आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगा ना वो इंटीजर में आएगा। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जो क्वोशिएंट रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न करता है इंटीजर में। आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 5 आया है, जबकि हमने जब नॉर्मल डिवीजन यूज किया तो हमारे पास 5.0 आया था आंसर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इतना ही है। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। तो अब हम लोग आगे चल के देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर तो मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया भी है, वो है जैसे मैं अगर लिखता हूं नेम इज इक्वल टू अमृत, तो यहां पर जो इक्वल टू ऑपरेटर काम कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू असाइन कर रहा है एक वेरिएबल में। तो जब भी हम लोग कोई ऑपरेटर यूज करते हैं किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के लिए, तो उस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे मैं अगर आपको पता है, मैं अगर यहां नेम प्रिंट करूं तो अमृत प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि इस नेम वेरिएबल में अमृत वैल्यू असाइंड है। आगे चल के देखते हैं क्या हमारे पास एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर है? नहीं, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, और इन सबको याद करने का एक छोटा सा हैक है कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, उन सब के आगे अगर हम लोग इक्वल टू लगा दें तो वो भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे मैं एक नंबर स्टोर करता हूं नम के अंदर, उस नंबर को मैं रखता हूं 10, तो 10 वैल्यू स्टोर्ड है नम वेरिएबल के अंदर। अब अगर मैं नम वेरिएबल को चाहूं कि इसमें 10 ऐड और हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं नम इज इक्वल टू नम प्लस 10। ये एक तरीका है किसी भी वेरिएबल में और कुछ वैल्यू ऐड करने का। तो अब हम लोग जब नम प्रिंट करेंगे ना, तो ये आएगा 20। इट आई शो यू। हाँ, तो जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 20। लेकिन क्या इसके लिए इनबिल्ट कोई ऑपरेटर है जो मुझे इतना लंबा लाइन ना लिखना पड़े? हाँ, इसके लिए एक ऑपरेटर है जो है प्लस इक्वल टू 10। अगर हम लिखते हैं तो ये सेम वर्क करेगा किसके तरह, ये वर्क करेगा नम इज इक्वल टू नम प्लस 10। इसकी ये क्या कह रहा है कि भाई जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कंप्यूटर को बता रहा हूं कि जो नम वेरिएबल है उसके वैल्यू को रहने दो, उसमें जो वैल्यू है उसे तो रहने ही दो, पर उसमें और 10 जो है वो ऐड करके उसमें स्टोर कर दो। मतलब जो नम वेरिएबल है उसके वैल्यू को उठाओ, उसमें 10 ऐड करो, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है हमारे पास उसे नम वेरिएबल में वापस स्टोर कर दो। तो आप देख सकते हैं लाइन कितना छोटा हो चुका है। ये डिफरेंस है एक ऑपरेटर यूज करने से। जब मैं अगर नम को प्रिंट करूंगा तो अभी भी वैल्यू 20 ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। क्या इस तरह से हम अलग अलग ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं? हाँ,
जैसे मैं अगर चाहूं यहां पर मैं लिखूं num माइनस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब होगा num इक्वल टू num माइनस 10। तो अब वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। क्या ये 0 प्रिंट करेगा? ये देखिए इसने 0 प्रिंट कर दिया है। इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर हम लोग मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। हम लोग हर अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए यूज कर सकते हैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर, यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेटर को उसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए रिजल्ट निकालकर, और जो वैल्यू आ रहा है वो है 100। 10 में 10 मल्टीप्लाई होकर 100 आएगा, वैल्यू हमें पता है और हमें वैल्यू मिल गया है। इसी तरह से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। num डिवाइडेड बाई 10, क्या 1.0 आना चाहिए? हाँ, बार भाई मुझे फिर से चाहिए इंटीजर, तो मैं फ्लोट डिवीजन वाले असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकता हूं। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो है 1। इसी तरह से हम लोग अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस सामने इक्वल टू लगाना है। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये करें, आप लोग अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करें, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बनाएं, उस तरह से वैल्यू स्टोर करें। आप पिछले वीडियोस को भी देखें, वहां से सीख कर भी अलग अलग टाइप से एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। और जब भी आपके पास कोई एरर आए तो आप उसे कमेंट करें, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूंगा अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।